नगर निगम के चुनाव जो हैं धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग मेरी टक्कर सिर्फ अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के है, जल भराव को लेकर के, सड़क के गड्ढों को लेकर के। मिराज अहमद कभी धन का इस्तेमाल ही नहीं करते। आप क्षेत्र में चले जाइए, सब कहते हैं सबसे गरीब प्रत्याशी यही है। असदुद्दीन अवैसी का फोकस आपने देखा भी होगा कि मुसलमानों पर ज़्यादा रहता है। मेरा जो फोकस है वो सभी पर है, केवल मुसलमानों पे फोकस नहीं। रही बात मजलिस की, तो मजलिस जहाँ होगी मजबूत, जहाँ होगी, हमारे वार्ड में नहीं है क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है। असदुद्दीन अवैसी का फोकस तो 70% पर ही है ना। नहीं, उनका फोकस पता नहीं किस पे है, मुझे तो नहीं लगता। मैं भी क्योंकि गुजरात चुनाव में इतना इन्होंने प्रचार किया, इतना पैसा खर्च किया, 0.29% वोट लाए, 54 भर वोट लाए है। वो 7 सीटों पे हैदराबाद में लड़ते हैं, वो वहीं लड़े, वो ठीक है। असदुद्दीन अवैसी रहनुमा नहीं, वो तो हमें लगता सभी को छोड़ रहे हैं। उनकी जो टीम है वो किस तरह काम कर रही है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। कि पहली बात तो कोई है ही नहीं मजबूत यहाँ, जिसको आना है मेरे साथ आ जाए। नगर निगम के चुनाव जो हैं धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चुनाव होगा और कब होगा, किस वक्त होगा, कितनी जल्दी होगा, लेकिन मनसा कुछ और ही नज़र आ रहा है, सत्ता का और चुनाव आयोग का। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। हमारे साथ मिराज अहमद अंसारी। ये डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, कितनी बेचैनी है आप लोगों के अंदर? देखिए, बेचैनी तो कोई नहीं है। बेचैनी इस बात की है कि अगर मान लें ये ज़्यादा डिले होगा और बजट नहीं आएगा तो क्षेत्र की जनता जो इतनी कष्ट के अंदर है उसको कैसे निकाला जाएगा, इस बात की बेचैनी बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है मनसा किस और है? अब ये तो सरकार बता सकती है, चुनाव आयोग बता सकता है, हाई कोर्ट बता सकता है। ये भी हमारे क्षेत्र के बाहर है कि हम ये तय कर पाएँ कि अभी क्या मंशा उनकी चल रही है। तो अब तो बजट से बाहर मामला निकल गया होगा प्रत्याशियों के, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट बना के निकलते हैं कि अब इतने दिन में इतना खर्चा करना है या इस तरीके से चुनाव लड़ना। अब बजट से बाहर नहीं हो रहा आप लोगों के? हाँ, जो लोग बजट का जो है इस्तेमाल करके, यानी कि सत्ता धन के जो है ताकत से हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए तो जो है हाथ से निकल ही रहा होगा। और जो लोग सच्चे समाज सेवक हैं उनके लिए धन का कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि धन का इस्तेमाल वो पहले ही। मिराज अहमद के लिए? मिराज अहमद कभी धन का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आप क्षेत्र में चले जाइए, सब कहते हैं सबसे गरीब प्रत्याशी यही हैं। तो इंतज़ार चाहे जितना करना पड़े? नहीं, इंतज़ार कितना क्यों करना पड़ेगा? अगर डिले किया जाएगा तो क्षेत्र के विकास के लिए तो काम किया ही जाएगा। अब मान लें इलेक्शन नहीं होगा तो जो भी तरीका सरकार बताएगी उस तरीके से किया जाएगा। तो मिराज अहमद कितना जो है गढ़ी पीर खां लखनऊ में जो है टच हैं जनता से? अब इसके लिए तो आपको एक सर्वे अलग से कराना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मैं घर 8000 घर लगभग हमारे वार्ड के अंदर है, हम 8000 घरों में संपर्क में रहते हैं। टक्कर में किसे देखते हैं? क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके वार्ड में मैदान में है। असदुद्दीन अवैसी का पूरा जोश मुसलमानों के, यानी पूरा फोकस मुसलमानों की तरफ, और गढ़ी पीर खां में मुसलमान भारी तादाद में मौजूद है। देखिए, टक्कर की बात करें तो मैंने पहले भी आपसे एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मेरी टक्कर किसी पर्सनल किसी से नहीं है ना। अगर हम बात करें पार्टी से तो मेरी टक्कर किसी पार्टी से, क्योंकि कोई विरोध मैं कर नहीं रहा हूँ। मेरी टक्कर सिर्फ अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के है, जल भराव को लेकर के, सड़क के गड्ढों को लेकर के, पार्कें नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के है, जो यहाँ लोगों का दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है, खसरा, तपेदिक, दुनिया भर की बीमारियाँ फैल रही, इनसे टक्कर है। रही बात मजलिस की, तो मजलिस जहाँ होगी मजबूत, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूँ, जहाँ होगी, हमारे वार्ड में नहीं है क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है। और जनता को काम चाहिए, ठीक है। नहीं, असदुद्दीन अवैसी का फोकस आपने देखा भी होगा कि मुसलमानों पर ज़्यादा रहता है। किस तरीके से वो रुझाने में लगे रहते हैं कि मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, और उनके मुद्दे को लेकर ग्राउंड से लेकर असेंबली तक, वो यानी लोकसभा तक उठाने का काम करते हैं। तो मुसलमान तो उनसे जुड़ने का काम कर रहा। तो ऐसे में आप किस तरीके से गढ़ी पीर खां में मुसलमानों पर फोकस करेंगे? देखिए, मेरा जो फोकस है वो सभी पर है, केवल मुसलमानों पे फोकस नहीं है ना। क्योंकि वार्ड के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ठीक है, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जो भी हैं वार्ड के अंदर सभी हमारे लिए बराबर हैं। क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, किसी मुस्लिम कंट्री का नागरिक नहीं हूँ। परसेंटेज क्या है आपके यहाँ मुसलमानों की? मुसलमानों की यहाँ 70% लगभग आबादी है। तो असदुद्दीन अवैसी का फोकस तो 70% पर ही है ना।
नहीं, उनका फोकस पता नहीं किस पे है, मुझे तो नहीं लगता। मैं भी तो हूँ मुसलमान, मेरे पे तो कोई फोकस नहीं है। छूट जाते हैं रहनुमा, हमें लगता है असदुद्दीन ओवैसी के सामने। रहनुमा नहीं, वो तो हमें लगता सभी को छोड़ रहे हैं। उनकी जो टीम है वो किस तरह काम कर रही है वो किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गुजरात चुनाव में इतना इन्होंने प्रचार किया, इतना पैसा खर्च किया, 0.29% वोट लाए, 54 बार वोट लाए, क्या फ़ायदा हुआ? दिल्ली में देखा होगा आपने परफॉर्मेंस। नहीं, मैंने दिल्ली का परफॉर्मेंस भी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मैं देख रहा हूँ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, बात तो वहाँ भी वही है। यूपी में जहाँ बता तो रहे, जहाँ उनको लगता है वो 7 सीटों पे हैदराबाद में लड़ते हैं, वो वहीं लड़ें, वो ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, देखिए, आप एक पर्टिकुलरली आप कुछ कहलाना चाहते हो तो मेरा आईएम नहीं, मेरे अगर आप किसी के बारे में कहलाना चाहते हो तो मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी छोटी राजनीति है। मैं वार्ड की राजनीति कर रहा हूँ, इसमें मैं ओवैसी से भिड़ूँ, मोदी से भिड़ूँ या अखिलेश यादव से भिड़ूँ, क्यों भिड़ूँ भाई? मेरी समस्या यहाँ गड्ढों की है, और जो गड्ढे सही करेगा मैं उसके साथ हूँ। तो कोई अगर मजबूत आपके सामने आ जाएगा जो गड्ढा मुक्त कर देगा, उसकी तरफ आप चले जाएंगे कि लड़ेंगे खुद? देखिए, पहली बात तो कोई है ही नहीं मजबूत यहाँ, जिसको आना है मेरे साथ आ जाए। क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? क्योंकि इससे पहले हमारी आपकी जब बात हुई तो आपने बहुत कुछ गिनाया, और फिर उसके बाद मैंने खास करके ग्राउंड पर उतर के यहाँ का जायजा लिया कि यार कितना कमी नज़र आ रहा है। तो आपको और उससे ज़्यादा क्या नज़र आया? देखिए, सबसे बड़ी जो कमी है यहाँ पे, पहले तो शिक्षा की कमी है, क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते, हम राजनीति भी नहीं समझ पाते, हम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। तो इस पे काम करना है। सरकारी स्कूल चाहिए यहाँ पे, जो बच्चों के दाखिले आरटी में नहीं हो रहे वो कराने हैं। इसके अलावा पीने का साफ़ पानी चाहिए। हर गली में यहाँ पानी की समस्या है, बहुत सी जगहों में तो एकदम पानी आता ही नहीं। वो लोग आज 2000 बरसात में तो गड़ी पीर खां में आ जाता है पानी, और बहुत ज़्यादा आता है। नहीं, बात तो सही है कि भाई समुंदर आपके सामने हो, लेकिन वो पिया नहीं जा सकता है। बारिश का पानी हम पी नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो यहाँ तालाब। समस्या क्या मानते हैं, क्या समझते हैं कि आखिर गड़ी पीर खां में जो है वो पानी क्यों भर जाता है? ये कुदरत का आपदा है या अधिकारियों की गलती या पार्षद की गलतियाँ या पार्षद नाकामी? देखिए, जल भराव की जो यहाँ समस्या हो रही है, यहाँ के जो प्राकृतिक तालाब थे वो सारे पाट दिए गए, भूमाफिया के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने उन तालाबों को पाट दिया, उन पे प्लॉटिंग्स हो गई। अब होता ये है कि हमारा क्षेत्र थोड़ा नीचा है, तो जितने भी नाले जोड़े गए सब इसी तरफ जोड़ दिए गए। हमारे वहाँ मोमिन नगर, अंसार नगर, गुलाब नगर, वज़ीर बाग, झड़ियन तालाब, खन्ना का तकिया, मरी माता मंदिर, कैम्बल रोड, राजीपुरम तक का तो पानी इसके अंदर आ रहा है। जानबूझ के पत्थर खोले गए हैं ताकि इनमें कोई बच्चा गिर जाए या कोई जानवर गिर जाए और कोई दुर्घटना हो जाए, उसको दिखाया जाए कि ऐसा हो रहा है, और उस पर क्या फ़ायदा। किसकी साजिश है ये? सत्ता जो पार्षद है उनकी या विपक्ष में कोई और है? ये एक अलग चर्चा का विषय है, इसके बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये साजिशन किया जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल दिन साल से वो पत्थर टूटे हैं, बजट भी आ रहा है, उसके बावजूद पत्थर नहीं बनाए जा रहे। ये किसके ऊपर था? पार्षद के ऊपर था या विपक्ष जो मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जेल भिजवाने की इरादा है? नहीं, देखिए, अगर पत्थर बनवाने की बात बताई जाए तो पार्षद ही जिम्मेदार था, क्योंकि जब पत्थर टूटा तो पार्षद निधि से उसका जो है वो रिपेयरिंग वो करा सकता था। ये जेल भिजवाने की बात नहीं है अभी। नहीं, अभी आपने ये कहा कि अगर पत्थर हटाए गए हैं, साजिशन हटाया गया है और हो सकता हादसा का इंतजार, तो पार्षद क्यों चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में जो है इस तरीके से हादसा हो जाए? ये तो भाई एक अलग मामला है, क्यों वो हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई अगर हादसे का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो 2.5 साल से पत्थर क्यों नहीं बने, क्यों पटे हुए नाले खोल दिए गए? क्या आप उत्तर प्रदेश की जो सरकार 2007 में थी जिन्होंने इस नाले को पाटा, तो क्या आप उनके इंजीनियरों से ज़्यादा जो है दिमागदार थे कि उनके पत्थर को तोड़ के आप नाला खुला ही कर देंगे? अच्छा, लखनऊ के सारे जितने भी जो है वार्ड हैं उसमें आपका वार्ड कितना ग्रीन है, बेहतरीन है या कुछ नीचे है? देखिए, ये भी अलग बात है कि जो है भूमाफिया यहाँ पार्के भी खा गए हैं।